हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। कल जो है ईवीएस की पहली क्लास हो गई थी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ईवीएस की क्लास का पार्ट 2। और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो आती हैं सरकारी नौकरियों की, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कल जो है 75 तक हो गया था और इसके बाद 76 है आज का पहला क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो ऑप्शन है उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, और या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो देखिए इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाय के गोबर से झोपड़ी की जो फर्श और दीवारों को लीपा जाता है ताकि वह साफ और चिकनी रहें और इससे कीड़े दिखाई पड़ें। ठीक है, उससे कीड़े मकोड़े जो है दिखाई पड़ें। तो कीटों को दूर रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं इसमें होगा, क्योंकि लीपने से कीट नहीं दूर भागते, तो उसके लिए हमें केमिकल का छिड़काव करना पड़ेगा। और उसके बाद चिकना और साफ बनाने के लिए तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, देखिए लीपने से पहले भी खुरदुरा ही रहता है तो घर्षण तो ज़्यादा रहता ही है। और फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए उसको रंगना पड़ेगा, ना कि लीपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एक किसान दानों को भूसे से अलग करता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हस्तचयन, या फिर थ्रेशिंग, निष्पावन, या फिर फसल की कटाई। तो प्रश्न 77 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थ्रेशिंग। देखिए किसान जो है दानों को भूसे से अलग करता है जब, यानी कि फसल जब काटी जाती है गेहूं की फसल, तो उसको जब थ्रेशर रहता है, एक मशीन होती है जो ट्रैक्टर द्वारा चलाई जाती है, उस थ्रेशर में डालकर डाला जाता है जब उसको चलते हुए में, तो भूसा जो है अलग गिरता है और दाना साफ होकर अलग गिरता है। तो इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। तो दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेशिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 78। 78 क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखेंगे, नहीं है पूछा गया है तो उस हिसाब से हम ऑप्शन देखेंगे। तो नंबर 1 दिया है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या फिर दूसरा नंबर है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, और सी ऑप्शन है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये तो पहले ही गलत हो जाता है। क्या हम बच्चों को भ्रमित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों और पहेलियों को पढ़ाएंगे पर्यावरण अध्ययन में? पर्यावरण अध्ययन मस्तिष्क को भ्रमित करने के लिए नहीं होता है उन्हें। तो ये ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही गलत हो जाएगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी पहले गलत हो गया। इसके बाद जो है, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, सॉरी, देखिए हम ये मिस्टेक जो है एग्ज़ाम में भी हो जाती, नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है तो हमें गलत उत्तर ही छांटना है। तो हमने बताया ना, ठीक है, तो गलत उत्तर तो यही होगा पहली बात। तो देखिए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता नंबर 1 देख रहे हैं, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे के अंदर जब पहेलियाँ पूछी जाती हैं तो जो अपने अंदर से चिंतन मनन करता है, उसके बारे में सोचता है, तो उसकी जो सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो सृजनात्मक चिंतन उसका बढ़ता है, तो इसकी योग्यता का जब विकास होगा और उत्सुकता का विकास होता है, जैसे कि जब पहेलियाँ आपसे या किसी से भी पूछी जाती है तो उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, ये भी सही होगा। और बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ठीक है, देखिए पहेलियाँ पूछी जाती हैं या पजल्स होती हैं, उनसे जो है बच्चे तर्क करने की शक्ति उनका विकास होता है, रीजनिंग जिसको बोलते हैं ना। तो इसके ये भी ऑप्शन सही होगा। लेकिन बच्चों के मस्तिष्क को हमें भ्रमित नहीं करना है,
हमें उन्हें सिखाना है, ठीक है, उनकी सृजनात्मक शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन और तर्कना शक्ति का विकास करना है, ना कि बच्चों को भ्रमित करना है। इसलिए इसमें गलत उत्तर छांटना था, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। देखिए, व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन नंबर डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पहला देखते हैं कि उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि उससे बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, ऊर्जा नहीं बचाना है, ठीक है, बातचीत करना तो पसंद करते हैं लेकिन ऊर्जा बचाने में, जो बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना है, तो ऊर्जा बचाने के लिए नहीं, ठीक है। इसके बाद बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने के लिए, ये भी सही नहीं होगा। बच्चों के भाषा एवं और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने के लिए, ये देखते हैं अभी। इसके बाद ऑप्शन डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। तो देखिए, पर्यावरण अनुभव को महत्व देना है, बच्चों के अनुभवों को महत्व देना है, और जिससे शिक्षक को क्या लाभ पहुंचेगा, तो विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। फिर है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए, ऑप्शन 1 है के लिए शिक्षक को क्या करना है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। इसके बाद ऑप्शन जो है सी दिया है बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, और डी है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाया जा सकता है, ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो देखिए, पूछा है कि विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक विभिन्न ईंधनों के चित्र दिखाए और उपयोग करना बताए और एक लघु फिल्म दिखाए, ठीक है। हाँ, देखिए लघु फिल्म दिखाई दिया गया ये, ठीक है, इससे ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जहाँ भी आ जाता है वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। देखिए, कक्षा में कुछ, ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये भी सही है, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष दिखाने की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम ईंधनों को इतनी मात्रा में नहीं दिखा पाएंगे ना एक प्राइमरी स्कूल में। कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि हम एलपीजी सिलेंडर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कोयला भी दिखा रहे हैं, पेट्रोल दिखा रहे हैं, पेट्रोलियम, सारे चीज़ें ईंधन हैं जो है ना, लकड़ी, वो तो ठीक है, हर चीज़ उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन हम लघु फिल्म के जरिए और उसको बच्चे को हम ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं ताकि वो उसको खुद से एक्सपीरियंस कर सके, उसको अनुभव कर सके, ठीक है। तो लघु फिल्म, और ये ट्रिक है जहाँ पर भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, वह ऑप्शन हमेशा सही होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर है 81। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, बी है ड्राइंग को पेंटिंग की विलक्षण कुशलता, और ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, और अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इसका सही आंसर है, देखिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल के बारे में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
कैसे? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो कोई मानचित्र पढ़ सकता है। जो स्थान और दूरी और दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति है, कौन सी दिशा किस तरफ है ना, कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, पूर्व किधर है, ये सब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मानचित्र देखना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, तो मानचित्र देखने के लिए जो है दिशाओं का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 82। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। इसके बाद ऑप्शन बी दिया गया है कि पाचक रस के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि वे क्षारीय होते हैं। पाचक रस जो है आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी दिया है कि आमाशय के अंदर भोजन की स्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी दिया है कि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, देखिए आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, सही है, बिल्कुल बात सही। जब हम जो है मुख द्वारा उसको चबाकर और लार द्वारा बिल्कुल मिक्स होकर जब आमाशय में जाता है तो आमाशय के अंदर भोजन का जो है मंथन होता है। ठीक है, इसके बाद उसके सतह का जब खाना अंदर जाएगा तो आमाशय का क्षेत्रफल बढ़ेगा और एंजाइमों, ये यहीं से बिल्कुल सटीक जानकारी मिल रही है कि एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, जब भोजन अंदर जाता है तो एंजाइमों की जो क्रिया तेज हो जाती है और एंजाइम ही भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। देखिए, और पाचन क्रिया बाहर के सापेक्ष जो है आमाशय के अंदर जो है अधिक तेजी से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ए दिया है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। इसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेल टिकट के बारे में दिया है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। देखिए, रेल टिकट जब दिखाते हैं तो उसमें एक एक पूरा दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर डेट होती है, यहाँ पर एज लिखा होता है, यहाँ पर तारीख लिखी होती है। तो ये अवलोकन की कुशलता उसकी बढ़ाएगा कि किसी भी चीज़ का अवलोकन कैसे करें, एक एक छोटी छोटी चीज़ देखें, यहाँ पर दूरी लिखी होती है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 84 नंबर। ठीक है, 84 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य नहीं है, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। फिर ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। फिर अगला सी दिया है बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और उसके बाद है मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। और डी दिया है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो देखिए, बिल्कुल सीधा सा आंसर दिया है कि हमें उद्देश्य नहीं है। यह तीनों उद्देश्य जो है पर्यावरण बढ़ाने के हैं। ठीक है, जीवन का पर्यावरण से सरोकार कराना, ठीक है, जीवन को पर्यावरण से जोड़कर उसके बारे में बताना, प्रकृति और समाज और वातावरण के लिए उत्सुकता जगाना, और इसके बाद बच्चों में खोजने की क्रिया, व्यावहारिक क्रियाएं एवं संज्ञानात्मक मनश्चालक कौशलों का विकास करना, ये तीनों सही है। और पूछा क्या गया है नहीं, तो बच्चों का आकलन एवं शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना। हमें बोझ थोड़ी डालना है बच्चे को, बिल्कुल सिंपल है कि देखी के पता चल रहा है कि यही ऑप्शन गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 85। भैंस की पीठ पर अक्सर बकुला या इग्रेट, बकुला को इग्रेट कहते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बकुला, अब देखिए
ये कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है बगुला की जगह खाली ग्रेड दिया हो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे, बगुला को ही ग्रेड कहते हैं ना, ठीक है। इंग्लिश जिसके लिए, जिसको नहीं आती उसके लिए बता रहे हैं। अगला देखते हैं, ऑप्शन जो दिया गया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। देखिए भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठता है, तो घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बी दिया, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो बिल्कुल सही आंसर यही होगा कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए जानवरों जो मवेशी होते हैं, उनकी जानवरों की पीठ पर, शरीर पर जो है बहुत से परजीवी होते हैं जो उनका खून चूसते हैं, जुएँ हैं और होते हैं, किलनी होता है जो है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनको जो है बगुला जो है बैठ कर पीठ पे आराम से उनको हटाता है, खाता जाता है, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कि घास, जब भैंस भैंस की पीठ पर है बैठा, तो भैंस की पीठ पर तो घास उगी नहीं है, तो वहाँ तो खाएंगे नहीं कि घास में पाए जाने वाले, ठीक है। और गाना तो गाता नहीं है बगुला। इसके बाद थोड़ा आराम करता है, आराम तो कहीं भी कर सकता है। अगला है ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो 86 दिया है, तो ऑप्शन है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, फिर इसके बाद सी है पर्यावरण अध्ययन की संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, इसके बाद डी दिया है इसके ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना और उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को देख रहे होंगे तो आपको ऑप्शन जो है चुनने में कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि ऑप्शन सारे कुछ अच्छे अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, हमें प्रत्यक्ष चीज़ें दिखानी चाहिए, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, है ना, तो बाहरी दुनिया से जोड़ना। और जहाँ पर भी ये शब्द आ जाए कि बाहर दुनिया, उनके अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, अगला प्रश्न है 87 नंबर, क्वथन यानी उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। देखिए क्वथन, उबालने को क्वथन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। तो क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण नहीं। सी दिया है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। और डी दिया है, क्वथन के द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि ये बिल्कुल याद रखेंगे कि वाष्पीकरण जो होता है जब, तो किसी भी तापमान पर, अगर 4 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, किसी भी तापमान पर जो है वाष्पीकरण पानी से धीरे धीरे होता रहता है। आप देखेंगे कि सर्दियों में भी अगर पानी ज़मीन में गिर जाता है, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन वो सूख जाता है, तो यानी कि वाष्पीकरण होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो क्वथन होता है वो उसका एक निश्चित तापमान होता है, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, तो उबलने को ही क्वथन बोलते हैं। तो पानी का 100 डिग्री होता है जिस पर वो उबलने लगता है। तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है और क्वथन जो एक निश्चित तापमान पर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। तो 75%, 50%, 100% या 25%। तो इसका देखिए O एवं A के समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50% माता और 50% पिता। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 89, टूटता तारा या उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या फिर डी दिया है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। जब तारा कहीं से टूटता है और जब वो पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी की सतह की ओर आकर्षित होता है। जब वो आकर्षित होता है, इतनी तेजी से गिरता है पृथ्वी की तरफ, तो जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उससे उसका घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो उसमें आग लग जाती है। तो ठीक है, आग पकड़ लेता है, जिससे कि वो जलता हुआ नीचे तक आता है। हालांकि बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बहुत छोटे हो जाते हैं जलकर। ठीक है, तो इस तरह से उसका उल्कापिंड उसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है आज का, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। जो लेवल पर जो आकलन होता है उसमें क्या शामिल होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि छोटे बच्चों में उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी को अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। इसके बाद बी दिया है, शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्रत्येक सप्ताह, सी दिया है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। डी दिया है, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, तो इसके बाद जो है संरचनात्मक तरीके बच्चों आप लोग, ठीक है, बच्चों के साथ बांटेंगे, अब उनके अभिभावकों के साथ बांटेंगे। जो चीज़ें मतलब आकलन में निकल के आई हैं कि बालक मतलब कितना उसने सीखा है, किस तरह से उसके अनुभव रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो है प्रश्न यहाँ तक होता है कंप्लीट। आज पार्ट 2 था, और इसका जो है अब दोनों क्लासेज जो पार्ट ईवीएस की पार्ट 1 और पार्ट 2 का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पर जो है आप डिस्क्रिप्शन से, आप जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो वो ज्वाइन कर ले और वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है वो मिस ना हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।